हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को NCERT संस्कृत क्लास 8th रुचिरा भाग 3 के पाठ 6 का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में दिया गया है दिष्टया का समागता, मतलब भाग्य से कौन आई। इसका उत्तर है दिष्टया शालिनी समागता, मतलब भाग्य से शालिनी आई। ख देखिए राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, मतलब राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। इसका उत्तर है राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, मतलब राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक निश्चित हुई। ग देखिए राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, मतलब राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। इसका उत्तर है राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति, मतलब राकेश शालिनी को डॉक्टर की ओर अर्थात डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। घ देखिए सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, मतलब शाम के समय में भाई कार्यालय से आकर क्या करता है। इसका उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति, मतलब शाम के समय में भाई कार्यालय से आकर हाथ पैर आदि को धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर को जाकर दीपक को जलाता है और भवानी की स्तुति अर्थात देवी की स्तुति भी करता है। ठीक है, अब अंग देखिए राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, मतलब राकेश किसका अपमान करता है। इसका उत्तर है राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्तयाः तिरस्कारं करोति, मतलब राकेश सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार अर्थात अपमान करता है। ठीक है, अब च देखिए च में दिया गया है शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, मतलब शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। इसका उत्तर है शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, मतलब शालिनी भाई को कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। अब छ देखिए यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, मतलब जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है। इसका उत्तर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, मतलब जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती है। ठीक, आया समझ में आप सभी को। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए पदों के संस्कृत रूप तत्सम रूप लिखो। ये पद दिए गए हैं, इन पदों के संस्कृत रूप अर्थात तत्सम रूप लिखना है। ठीक है,
हमें क में दिया गया है कोख। कोख का संस्कृत रूप होता है कुक्षी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुक्षी। ख, ख में दिया गया है साथ। साथ का संस्कृत रूप होता है सह, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सह। ग, ग में हमें दिया गया है गोद। गोद का संस्कृत रूप होता है क्रोडम, तो हम लिखेंगे क्रोडम। घ, घ में दिया गया है भाई। भाई का संस्कृत रूप होता है भ्राता, तो हम लिखेंगे भ्राता। अंग, अंग में दिया गया है कुआ। कुआ का संस्कृत रूप होता है कूपह, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कूपह। च, च में दिया गया है दूध। दूध का संस्कृत रूप होता है दुग्धम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दुग्धम। ठीक, आया समझ में। प्रश्न नंबर 2 में हमें इन पदों के संस्कृत रूप अर्थात तत्सम रूप लिखना था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है उदाहरणम नुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें कोष्ठक में ये पद दिए गए हैं, इन पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं तृतीय विभक्ति के बारे में। अब तृतीय विभक्ति की बात करें तो करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। करण कारक किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से के द्वारा होता है। ठीक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग और भी कई जगहों पर होता है, ध्यान से सुनना और समझना। सह, साकम, सार्धम, समम, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन सभी का मतलब साथ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जहाँ पर भी आपको ये शब्द दिख जाए आप लोगों को तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, और वीणा के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, वीणा का मतलब होता है बीना। आप लोगों को जहाँ पर भी ये शब्द दिख जाए आप लोगों को क्या करना है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और जिस अंग में कोई विकार हो वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पैर से लंगड़ा, कान से बहरा, आँख से अंधा। ठीक है, हमें क में दिया गया है मात्रा सह पुत्री गच्छति। हमें मातृ शब्द दिया गया है। मातृ की तृतीय विभक्ति होती है मात्रा। माता के साथ पुत्री जाती है। ये हमें एक उदाहरण दिया गया है। अब ख देखिए, ख में दिया गया है रिक्त स्थान वीणा विद्या न लभ्यते। हमें कोष्ठक में दिया गया है परिश्रम। परिश्रम की तृतीय विभक्ति होती है परिश्रमेण। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परिश्रमेण। परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, मतलब मेहनत के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है। ग देखिए, छात्रः रिक्त स्थान लिखति। हमें कोष्ठक में दिया गया है लेखनी। लेखनी इकारांत स्त्रीलिंग है। लेखनी के शब्द रूप नदी के शब्द रूप जैसे चलेंगे। नदी की तृतीय विभक्ति होती है नद्या, इसी प्रकार लेखनी की तृतीय विभक्ति होगी लेखन्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेखन्या। छात्रः लेखन्या लिखति, मतलब छात्र लेखनी से लिखता है। ठीक है, अब घ देखिए, सूरदासः रिक्त स्थान अंधः आसीत्। हमें कोष्ठक में दिया गया है नेत्र। नेत्र की तृतीय विभक्ति का द्विवचन होगा नेत्राभ्याम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेत्राभ्याम।
सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत। इसका मतलब होता है सूरदास आँखों से अंधा था। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नेत्र की तृतीय विभक्ति का एक वचन नेत्रेण क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी दो आंखें होती है, एक नहीं। इसी कारण से यहाँ पर नेत्र की तृतीय विभक्ति का द्विवचन नेत्राभ्याम आएगा। यदि एक आँख खराब होती तो यहाँ पर अंधः की जगह काणः आता और हम यहाँ पर नेत्र की तृतीय विभक्ति का एक वचन नेत्रेण लिखते। परंतु हमें दिया गया है सूरदास आंखों से अंधा था। ठीक है, अब अंग में देखिए, सह रिक्त स्थान, साकम, समयम, याप्यति। हमें कोष्ठक में दिया गया है मित्र। मित्र की तृतीय विभक्ति होती है मित्रेण, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मित्रेण। सह मित्रेण साकम समयम याप्यति, मतलब वह मित्र के साथ समय बिताता है। ठीक, आया समझ में। हमें प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया था? इस उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को तृतीय विभक्ति के बारे में इसी कारण से बताया है क्योंकि अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कोष्ठक में दिए गए पदों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या आने पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। इसका मतलब होता है क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए गए हैं, उनका मिलान करो। हमें क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए गए हैं, हमें इन दोनों की जोड़ी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं ये समझ लो। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। ठीक, आया समझ में। अब देखो, हमें दिया गया है स्वस्था। स्वस्था की जोड़ी बनेगी मनोदशा। ठीक है, स्वस्था मनोदशा मतलब स्वस्थ मन की दशा। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण की जोड़ी बनेगी गोष्ठी। महत्वपूर्ण गोष्ठी मतलब महत्वपूर्ण बैठक। जघन्यम, जघन्यम की जोड़ी बनेगी कृत्यम। जघन्यम कृत्यम मतलब जघन्य कार्य अर्थात अत्यंत बुरा कार्य। अब क्रीडंती, क्रीडंती की जोड़ी बनेगी पुत्री। क्रीडंती पुत्री मतलब खेलती हुई पुत्री। कुत्सिता, कुत्सिता की जोड़ी बनेगी वृत्ति ही। कुत्सिता वृत्ति ही मतलब गलत प्रवृत्ति, गलत विचार। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। इन पदों के विलोम पद आपको पाठ से चुनकर लिखना है। ठीक है, क में दिया गया है स्वः। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, तो इसका विलोम पद बनेगा ह्यः। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ह्यः। ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल। ख में दिया गया है प्रसन्ना। प्रसन्ना का मतलब होता है प्रसन्न, खुश। इसका विलोम पद बनेगा कुंठिता, तो हम लिखेंगे कुंठिता। कुंठिता का मतलब होता है चिंतित। अब ग देखिए, वरिष्ठा। वरिष्ठा का मतलब होता है बड़ी। इसका विलोम पद बनेगा कनिष्ठा।
कनिष्ठा का मतलब होता है छोटी। ग प्रशंसितम, प्रशंसितम का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य। इसका विलोम पद बनेगा गर्हितम। गर्हितम का मतलब होता है निंदा करने योग्य। अब अंग देखिए, अंग में दिया गया है प्रकाशः। प्रकाशः का मतलब होता है प्रकाश। इसका विलोम पद बनेगा अंधकारः। अंधकारः का मतलब होता है अंधकार। अब च में दिया गया है सफलः। सफलः का मतलब होता है सफल। इसका विलोम पद बनेगा अफलः। अफलः का मतलब होता है असफल। छ देखिए निरर्थकः। निरर्थकः का मतलब होता है निरर्थक। इसका विलोम पद बनेगा सार्थकः। सार्थकः का मतलब होता है सार्थक। हमें इन पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखने थे। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन दी गई है उसका प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है बच्चों, मैंने हर बार आप लोगों को बताया है कि संस्कृत में प्रश्न निर्माण करने के लिए किम सर्वनाम शब्द के शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द रूप तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होते हैं। किम का मतलब क्या या फिर कौन होता है, और कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न निर्माण में करते हैं, जैसे कदा, कति, कुत्र, कीदृश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क में दिया गया है प्रसन्नतायाः विषयोयम। इसका मतलब होता है यह प्रसन्नता का विषय है। अंडरलाइन प्रसन्नतायाः पर की गई है। बच्चों एक और बात ध्यान से सुनना, जहाँ पर भी अंडरलाइन की होती है उसका हमें लिंग पता होना चाहिए, वचन पता होना चाहिए और विभक्ति पता होना चाहिए। ठीक है, अब प्रसन्नतायाः आकारांत स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन देखेंगे। किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन होती है कस्याः। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्याः। कस्याः विषयोयम, यह किसका विषय है। हम लोगों ने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ठीक है, अब ख देखिए सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, मतलब सरकार की घोषणा है। अंडरलाइन सर्वकारस्य पर की गई है। सर्वकारस्य अकारांत पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम पुल्लिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन देखेंगे। किम पुल्लिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्य होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्य। कस्य घोषणा अस्ति, मतलब किसकी घोषणा है। हम लोगों ने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ग देखिए अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मतलब मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अंडरलाइन स्वापराधम पर की गई है। स्वापराधम नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम नपुंसकलिंग शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति एक वचन देखेंगे। किम नपुंसकलिंग शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति एक वचन किम होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किम। अहम किम स्वीकरोमि, मतलब मैं किसको स्वीकार करता हूँ या मैं किसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, अब घ देखिए समयात् पूर्वम आयासम करोषि, मतलब समय से पूर्व प्रयास करते हो। अंडरलाइन समयात् पर की गई है। समयात् पुल्लिंग पंचमी विभक्ति है और
एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, किम पुल्लिंग शब्द रूप की पंचमी विभक्ति एक वचन देखेंगे। किम पुल्लिंग शब्द रूप की पंचमी विभक्ति कस्मात होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्मात। कस्मात पूर्वम आयासम करोषि, मतलब किससे पूर्व प्रयास करते हो। ठीक है, अब अंग में देखिए, अंबिका क्रोडे उपविशति, मतलब अंबिका गोद में बैठती है। अंडरलाइन क्रोडे पर की गई है, तो हमारा प्रश्न बनेगा अंबिका कहाँ पर बैठती है। जब कभी भी स्थान अर्थात जगह के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तब हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुत्र। अंबिका कुत्र उपविशति, मतलब अंबिका कहाँ बैठती है। ठीक, आया समझ में आप लोगों को। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना था। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका मतलब होता है नीचे लिखे संधि विच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें यथा दिया गया है नोक्तवती। अब हमें ये पता करना है कि नोक्तवती कौन सी संधि है। नोक्तवती गुण स्वर संधि है। अब हमें कैसे पता चला कि नोक्तवती गुण स्वर संधि है, इसको पता करने का एक सरल तरीका बताती हूँ। जब भी आपको ओ की मात्रा या फिर ए की मात्रा दिख जाए तो आप समझना ये गुण स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ पर ओ कैसे बना, ध्यान से सुनना। गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार जब अ और उ आपस में मिलते हैं तब ओ बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार जब अ और उ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, ये गुण स्वर संधि के नियम है, आप लोगों को ये नियम याद होने चाहिए। ठीक है, देखो अब नोक्तवती का विच्छेद किया तो क्या बना, न धन उक्तवती। ठीक है, ये हमें देकर रखा था। अब हमें दिया गया है सहसेव। अब सहसेव कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कैसे पता चला, जब भी आपको ऐ या फिर औ की मात्रा दिख जाए तो समझना ये वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि के नियम के अनुसार जब आ और ए आपस में मिलते हैं तब ऐ बनता है। देखो यहाँ पर आ और ए आपस में मिलता है, क्या बनता है, ऐ बनता है। ठीक है, अब देखो सहसेव का विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सहसा धन एव। हमें सहसा देकर रखा है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एव लिखेंगे। ठीक है, सहसा धन एव। अब देखो हमें दिया गया है परामर्शानुसारम। परामर्शानुसारम कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कैसे पता चला, यहाँ पर देखो आ आया है। दीर्घ स्वर संधि के नियम के अनुसार जब अ और अ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये देखो दीर्घ स्वर संधि में यहाँ पर देखो अ और अ आपस में मिले तो क्या बना, आ बना। आप लोगों को संधि के नियम पता होने चाहिए। ठीक है, देखो संधि पहले और आखिरी में नहीं होती है, बीच में होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब परामर्शानुसारम का विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, परामर्श धन अनुसारम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परामर्श और हमें अनुसारम देकर रखा है। ठीक है, परामर्श धन अनुसारम। ठीक, आया समझ में। अब वधारहा। वधारहा कौन सी संधि है, वधारहा दीर्घ स्वर संधि है। कैसे पता चला, मैंने अभी बताया, यहाँ पर आ है। दीर्घ स्वर संधि के नियम के अनुसार जब अ और अ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। ठीक है, हम वधारहा के विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वध धन अर्हा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वध अर्हा हमें देकर रखा है। ठीक है, वध धन अर्हा। अब अधुनैव। अधुनैव कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कैसे पता चला, मैंने अभी आपको बताया, जब ऐ या फिर औ की मात्रा आप लोगों को दिख जाए तो समझना वो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि के नियम के अनुसार जब आ
और ए आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अय बनता है। ठीक है, तो हम अधुनेव की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अधुना धन एव। अधुना हमें देकर रखा है, हम यहाँ पर लिखेंगे एव। ठीक है, अधुना धन एव। अब हमें दिया गया है प्रवृत्तो अपि। प्रवृत्तो अपि के विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रवृत्तः धन अपि। हमें प्रवृत्तः देकर रखा है, यहाँ पर आएगा अपि। कैसे आया देखो, ये जो ओ की मात्रा है ये विसर्ग में बदल गया और ये जो अवग्रह है ये अ में बदल गया। ठीक है, ये कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, प्रवृत्तो अपि का विच्छेद किया तो बना प्रवृत्तः धन अपि। ठीक, आया समझ में। इस प्रकार पाठ 6 का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।